Hi, this is Aditi Rana and today we are starting class 6th history chapter 4. What books and burials tells us. There are 4 Vedas: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharv Veda. As you can see this image, वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेदा। इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। यह सबसे पुराना है। लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। 1000 से ज़्यादा इसमें रिलीजियस पोएम्स हैं, यानी कि प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सुक्त कहा जाता है, जिनका हिंदी में मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। These hymns are in praise of various gods and goddesses. विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में इनकी रचना की गई है। 3 gods are especially important. 3 देवता यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रमुख हैं। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, यानी कि अग्निदेव जो कि आग के देवता हैं। इंद्र, अ वॉरियर गॉड, इंद्रदेव जो कि युद्ध के देवता हैं। सोम, अ प्लांट विद विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। सोम, वह पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता है, सोमरस। These hymns were composed by sages. इन वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। अधिकांश की रचना जो करी गई है वो पुरुषों ने करी है, और जो सिखाते थे इन्हें, जो इनका अध्ययन करते थे और बच्चों को करवाते थे, वो भी पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर छोटे छोटे हिस्सों में सस्वर पाठ कराते थे, यानी कि साथ साथ उन्हें बुलवाते थे और कंठस्थ करवाते थे। जैसे आज के टाइम में हम बच्चे को बार बार याद करा देते हैं पोएम बोल बोल के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसी तरह उस टाइम क्योंकि इतनी लिखने की सामग्री नहीं होती थी तो क्या करते थे टीचर्स, बच्चों को बोल बोल के कंठस्थ करा देते थे, याद करा देते थे। द ऋग्वेदा, वैदिक संस्कृत और ओल्ड संस्कृत। ऋग्वेद की जो भाषा है, जिस भाषा में इसे लिखा गया है, वह है आपकी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was first composed and printed less than 200 years ago. ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी कि इसे सिर्फ बोला जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब हम बाकी भाषाओं को देखते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड द इंडो यूरोपियन। संस्कृत भाषा भारोपीय, यानी कि उस भाषा परिवार का हिस्सा है जो भारत और यूरोप में इस्तेमाल की जाती है। अदर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। भारत की कुछ अन्य भाषा भी हैं जो इस भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं, जिनका नाम है असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। अदर फॉरेन लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। एशियाई भाषाएं भी हैं जो हमारे भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं, उनका नाम है फारसी। तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। लैंग्वेज फैमिली। These languages are called a family because they originally had words in common. इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें से कई शब्द एक जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मात्र शब्द बोलेंगे संस्कृत में, या माँ बोलेंगे हिंदी में, या मदर वर्ड को यूज़ करेंगे इंग्लिश में, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग सेम है, इसलिए ये एक ही लैंग्वेज फैमिली से है। इन सारी भाषाओं का जन्म हम मानते हैं कि एक ही परिवार से हुआ है। सिमिलरली अदर लैंग्वेजेस बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एग्जाम्पल, लैंग्वेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा फैमिली परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविड़म फैमिली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम देखेंगे कि जो इतिहासकार थे वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते थे।
आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट फ्रॉम मटेरियल्स रिमेन्स एंड रिटन सोर्सेस। इतिहासकार भौतिक अवशेषों के अलावा जो लिखित स्रोत थे उनका उपयोग करके अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा रिटन ऑन अ बिर्च बार was found in Kashmir and is now preserved in a museum in Pune in India। जैसा कि आपको दिखाई दे रही है ऋग्वेदा की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये एक पन्ना है जो ऋग्वेद उस समय लिखा गया होगा हाथ से, क्योंकि उस टाइम मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे लोग हाथों से लिखते थे क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग नहीं थी। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो इतिहासकारों को मिला। भुर्ज वृक्ष की छाल पर यह लिखा हुआ था जो कि कश्मीर में मिला था। फिर 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार जब छापने की बारी आई तो इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद भी तैयार किया गया ऋग्वेद का, और यह पांडुलिपि आज भी है पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में, एक म्यूजियम में से सुरक्षित करके रखा हुआ है। हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज इन डायलॉग्स फॉर्म। ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त थे वो वार्तालाप के रूप में थे, यानी कि जब आप बच्चों को ओरली याद कराते हो तो अगर एक पैराग्राफ की तरह याद कराते तो शायद बच्चे भूल जाते थे, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे जो हाइम्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो वार्तालाप की तरह है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। A dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, are worshipped as goddess। इस ऋग्वेद में डायलॉग्स की फॉर्म में वार्तालाप होता था ताकि बच्चों को इजीली कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ पे एक डायलॉग्स आपकी बुक में दिया हुआ है जहाँ पे ऋषि विश्वामित्र हैं और वो देवियों के रूप में पूजित होने वाली दो नदियाँ व्यास और सतलुज के से बात कर रहे हैं कि कृपया हमें इस नदी को पार करने दीजिए। तो जो हमारे घोड़े हैं और जो हमारी बग्गी है उसके पहियों से ऊपर कृपया अपने जल का प्रभाव ना करें और हमें देवियाँ कृपया करके मेरी बहनों मुझे ये रास्ता पार करने दें। तो दीज हाइम्स वर कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ज़रूर ये प्रार्थनाएं उस क्षेत्र में रची गई होंगी, लिखी गई होंगी जहाँ पे ये नदियाँ बहती थी। सो द ऋग्वेदा वॉज कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना कहाँ करी गई थी, नॉर्थ वेस्ट साइड में इसकी रचना हुई होगी जहाँ ये दोनों नदियाँ बहती हैं। The sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That's why rivers are compared to horses and cows। जिस समाज में यह ऋषि रहते थे वहाँ ज़रूर घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता होगा, इसलिए जब उन्होंने प्रार्थना करी तो उन्होंने नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की है। इन द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा अदर रिवर्स लाइक इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सरस्वती आर मैंशनड। द गंगा एंड यमुना आर मैंशनड ओनली वंस। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हमें मिलता है। नेक्स्ट, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, मवेशी, घोड़े और रथ। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद में आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलेंगी जो लोग मवेशियों के लिए करते थे, बच्चों के लिए करते थे, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए लोग प्रार्थनाएं करते थे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रार्थनाओं का जिक्र ऋग्वेद में है। Horses were yoked to chariots and were used in battles। घोड़ों को लड़ाई में ले जाने के लिए उन्हें रथों से बांध दिया जाता था और ये रथ उन्हें मैदान तक जहाँ पे युद्ध होता था वहाँ तक लेके जाते थे। Battles were fought to caught कैटल, लैंड, वाटर एंड पीपल। लड़ाइयों में मवेशी, ज़मीन, पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाया जाता था। मवेशी ले आते थे, जब भी कोई राजा या सरदार कहीं पे जीतता था तो वहाँ की ज़मीन को कैप्चर कर लेता था, फिर बाद में वहाँ पे खेती होती थी और वहाँ से उसे टैक्सेस मिलते थे। वहाँ के जो मजदूर होते थे उन्हें कैप्चर कर लेता था, लोगों को बंदी बना लाता था, फिर वो उसके यहाँ पे काम करते थे। पानी के बड़े बड़े स्रोत होते थे जहाँ पे बड़े बड़े नेचुरली तरीके से पानी अवेलेबल है, उन जगहों को कैप्चर कर लिया जाता था। और ये कैटल्स हैं, जो आपके जानवर हैं, पशु हैं, इन्हें भी साथ में ले लिया जाता था। वेल्थ ऑब्टेन फ्रॉम द बैटल वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम गिवन टू प्रीस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देते थे और जो शेष धन मिलता था उसे आम लोगों में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajna or sacrifices in which offerings were made into the fire। कुछ धन का प्रयोग किया जाता था यज्ञ में और यज्ञ में आहुति दी जाती थी जानवरों की।
Offerings could include grain and in some cases animal. These were meant for god and goddesses. यह आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी. कई बार इसमें अनाज होता था, खाने पीने की वस्तु होती थी, और कभी कभी इसमें जानवरों की भी आहुति दी जाती थी. Most men took part in these wars. There were no regular army, but there assemblies where people met and discussed matter of war and peace. अधिकांश पुरुष ही इन युद्धों में भाग लेते थे, महिलाएं भाग नहीं लेती थी. बैटल्स में कोई स्थायी सेना नहीं थी. ये जो सरदार होते थे जो लड़ाई करते थे, इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभा से मिलते जुलते थे. लोग एक सभा आयोजित करते थे और उसमें एक दूसरे से मिलते थे, युद्ध और शांति के विषयों पे बात करते थे कि कब हमें युद्ध करना चाहिए, कब हमें शांति अपनानी चाहिए. तो इन विषयों पे वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे जब उनकी सभा का आयोजन होता था. दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. इस सभा में वह ऐसे लोगों का भी चुनाव करते थे जिन्हें वो सरदार नियुक्त करेंगे, यानी कि अगली लड़ाई में इस सरदार को भेजेंगे क्योंकि ये बहुत बहादुर भी है और बहुत कुशल योद्धा है. इसे लड़ने की भी स्किल्स आती हैं और दिमाग भी इसका तेज है, तो ये जाएगा तो जरूर जीत के आएगा. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द. देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. लोगों का वर्गीकरण. काम, कि वो क्या काम करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस परिवार या समुदाय का हिस्सा हैं, वो कहाँ पे निवास करते हैं, किस जगह से आए हैं, उनकी सांस्कृतिक परंपरा क्या है. तो इस आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था. There are two groups who are described in terms of their work. ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है. फर्स्ट इज ब्राह्मण्स यानी कि पुरोहित, सेकंड इज राजास. ब्राह्मण परफॉर्म्ड वेरियस यज्ञ. पुरोहित जो थे उन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और वह तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे. राजा, दे डिड नॉट हैव कैपिटल, सिटीज, पैलेसेस और आर्मी, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस एंड देयर सन डिड नॉट सक्सीड फादर्स एज राजा. जो राजा होते थे उस समय के, वो जिन राजाओं को हम आज के समय में जानते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट थे. वहाँ के जो राजा थे उनके पास बड़ी राजधानी नहीं थी, कैपिटल्स नहीं थे, पैलेसेस यानी महल में भी नहीं रहते थे, आर्मीज मेंटेन नहीं करते थे, सेना भी नहीं थी उनके पास, वो टैक्सेस नहीं लेते थे यानी कि कर वसूलते नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके बेटे को ही अगला शासक बनाया जाएगा, ऐसी भी कोई प्रथा नहीं थी. Two words were used to describe the people or the community as a whole. जनता या पूरे समुदाय को डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था उस समय. एक है जन, दूसरा है विश. तो जो आपका विश शब्द है इसी से वैश्य शब्द निकल के आया है. टाइप्स ऑफ जना और विश. ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास. प्रार्थना की रचना करने वाले कभी कभी खुद को आर्य कहते थे. देयर अपोनेंट्स दासा और दास्यु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इनके जो विरोधी थे यानी कि दास और दस्यु जो इनसे अपोजिट थे, वो ऐसे लोग थे जो दूसरी भाषा बोलते थे और इन्हें यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी. दासा एंड द फेमिनाइन दासी मीन्स स्लेव. दास शब्द का स्त्रीलिंग है दासी और जिसका मतलब होता है गुलाम. स्लेव्स वर कैप्चर्ड इन वॉर एंड ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर. दास वह स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध के समय बंदी बनाया जाता था और उसके बाद जो उन्हें बंदी बनाता था वह अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवाता था. जिस युग में उपमहाद्वीप में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था. साइलेंट सेंटिनल्स. द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. खामोश प्रहरी यानी कि कहानी महापाषाणों की. फर्स्टली सी दिस इमेज. यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थरों की दो इमेज दिखाई गई हैं. The stone boulders are known as the megaliths, literally big stone. महापाषाण का मतलब क्या है? महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर. तो यहाँ पे अब हम बहुत बड़े पत्थरों की बात करेंगे. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites.
यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े ही करीने से लगाए जाते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स अबाउट 3000 ईयर्स एगो, एग्जाम्पल डेक्कन, साउथ इंडिया एंड इन द नॉर्थ ईस्ट इन कश्मीर। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े बड़े पत्थरों को लगाया जाता था और ये सिंबलाइज करते थे कि इसके नीचे हमने क्या करें, कब्रें बनाई हैं लोगों की। सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। सम अदर मेगालिथ्स बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड, लेकिन कुछ जमीन के भीतर भी होते थे। सम टाइम आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial beneath. कई बार इतिहासकारों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे या कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्र है। Some megaliths are circular and are called cysts. इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान यानी कि सिस्ट कहा जाता था। Some cysts have पॉट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। सिस्ट में एक पॉट होल यानी कि एक बड़ा सा सुराख होता था जो शायद इन पत्थरों से बने हुए कमरों में आने जाने का रास्ता होता था। सो दिस इमेज इज इम्पॉर्टेंट, सी इट केयरफुली। तो कई बार क्या होता था कि हम जो कब्र अंदर बनाते थे उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, महापाषाण लगा देते थे और सर्कुलर फॉर्मेट में लगाते थे, यानी कि एक गोला सा बना देते थे बड़े बड़े पत्थरों का और उसे कहा जाता था सिस्ट। और कई बार उसके अंदर, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा होल भी बीच में कर देते थे, एक सुराख सा कर देते थे। ये इसलिए करते थे कि बाद में आने जाने का रास्ता बना रहे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज होती थी, किसी बड़े घराने के लोग हैं, तो सपोज करिए पहले दादा एक्सपायर हुए तो यहाँ पे उनकी कब्र बन गई, उसके कुछ सालों बाद उसका बेटा एक्सपायर हुआ तो क्या करते थे, यहाँ पे ये जो पॉट होल्स है, यहाँ पे जो गोल होल है, इसके अंदर जाके बेटे की भी कब्र होती थी, वो अंदर ही बनाई जाती थी। इसलिए What did people do to make megaliths? महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग सूटेबल स्टोन, सही तरह के पत्थरों का चुनाव, ब्रेकिंग दैम, उन्हें तोड़ना, ट्रांसपोर्टिंग दैम, एक जगह से दूसरी जगह पत्थरों को ले जाना, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, जमीन के अंदर गड्ढा खोदना, शेपिंग स्टोन, पत्थरों को आकार देना, प्लेसिंग स्टोन इन पोजीशन, पत्थरों को सही स्थिति में खड़ा करना, बुरिंग द डेड, मरे हुए को इनके अंदर दफनाना, इनके नीचे दफनाना। मेगालिथ्स कॉमन ब्यूरियल प्रैक्टिस, सभी कब्रों में कुछ समानताएं पाई गई हैं। जनरली द डेड वॉज बरीड विद डिस्टिंग्विश्ड पॉट्स कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, कई बार मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो लगभग सभी कब्रों में आपको देखने को मिलेगी कि ज़्यादातर उन्हें लाल और काले बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, साथ में और भी वस्तुएं होती थी जैसे लोहे के औजार, हथियार, एंड समटाइम विद हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, कई बार उन्हें घोड़ों के साथ और घोड़ों पे जो लगाम लगाई जाती है या जो भी चीज़ उन्हें संभालने के लिए उपयोग होती है उन चीज़ों के साथ, पत्थरों और सोने के गहनों के साथ भी दफनाया जाता था। तो जब इतिहासकारों ने इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने कई घोड़ों के कंकाल भी मिले, पत्थर और सोने के गहने भी मिले। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, लोगों की सामाजिक असमानता, आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, इतिहासकारों को लगता है कि शायद जो वस्तुएं कंकाल के साथ मिलती थी वह उस मरे हुए व्यक्ति से संबंध रखती थी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में कहीं ज्यादा चीजें मिलती थी। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले, शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन थे। तो ये बताता है कि जो इंसान रिच होते थे उनकी कब्र में ज़्यादा सामान होता था और महंगा सामान होता था, और जो रिच नहीं होते थे उनकी में सिंपल सामान होता था।
These findings suggest that there was some difference in the status among the people who were buried. ये बताता है कि उस समय भी जो लोगों की कब्र बनती थी उसमें भी उनमें बहुत सोशली डिफरेंस होता था. जो रिच आदमी होता था उसके अच्छे से बनाई जाती थी और जो नहीं होता था उसकी में कम सामान रखा जाता था. So these are the images of the equipment that were kept with the ब्यूरियल्स, यानी कि कब्र में इन सामानों को कई बार रख देते थे. हथियार रख देते, घोड़े की कमान रख देते थे, घोड़े रख देते थे. तो ये उन्हीं का चित्र है. इससे हमें पता पड़ता है कि उस समय में कितनी सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी. सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोवर्स. कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे लोग, कुछ सरदार थे और कुछ उनके फॉलोवर्स थे, उनके अनुयायी थे. Where some beautiful spots meant for certain families. क्या कुछ कब्रगाहों को खास परिवारों के लिए ही रखा गया था. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं. These indicate that people belonging to the same family were buried in the same place. यह दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था. Those who died later was brought into the grave through the potholes. बाद में बनने वाले लोगों को पॉट होल्स यानी कि जो सुराख बनाए थे पहले उनके रास्ते से कब्रों में लाकर दफना दिया जाता था. यानी कि पहले ये जो कब्रें बनी थी तो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज होती थी, बहुत रिच लोग होते होंगे या सरदार होते होंगे, तो उनके लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता होगा कि उनकी कब्र बना के चारों तरफ सर्किल सा फॉर्मेट बना दिया पत्थरों से. उसके बाद पत्थर में एक होल भी कर दिया, बीच में एक बड़ा सा सुराख कर लिया ताकि इसी फैमिली का कोई और इंसान जब मरेगा तो उसे भी बाद में यहीं लाके दफनाया जाएगा. Stone circles or boulders placed on the surface that served as signposts to find the burial sites. ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे. पत्थरों को गोल लगाया था यानी कि सर्कुलर शेप में, तो एक तरह से वो सिंबल बना रहे थे कि यहाँ पर्टिकुलर फैमिली के लोगों को दफनाया गया है. जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आते थे, उस फॉर्मेट की वजह से कि यहाँ पे गोल तरीके से पत्थर लगाए गए हैं, इस शेप में लगाए गए हैं, लोग पहचान लेते थे कि ये इस फैमिली की कब्र है, ये इस फैमिली की कब्र है. और आवश्यकता अनुसार जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी सेम फैमिली का, सेम इम्पोर्टेंट फैमिली का, जब कोई और सदस्य एक्सपायर होता था तो उसे भी जाके वहीं दफना देते थे. अ स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव. इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र. A site on the river Ghod, a tributary of the Bhima, occupied between 3600 and 2700 years ago. यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहाँ 3600 साल और 2700 साल के बीच में लोग रहा करते थे. एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था. यानी कि एक प्रैक्टिस होगी, सभी लाशों का सर अगर नॉर्थ की तरफ है यानी कि वहाँ पे ये एक रिचुअल होगा कि सबका सर नॉर्थ की साइड रखते हैं. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस. एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था. दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी. इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस्ड लेग्ड पोजिशन. शव को इस तरह से रखा गया था कि उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे. वॉट स्केलेटन स्टडीज टेल अस. अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम कंकालों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे किस तरीके से पढ़ते हैं. इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज. एक छोटे आकार के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये एक बच्चे का है. हाउएवर देयर वर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड बॉय. लेकिन यह पहचानना कि ये कंकाल एक बच्चे का है, एक लड़के का है या एक लड़की का है, ये मुश्किल काम था. Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For example, if jewelry is found, then it belonged to a woman. But the problem is men also wore ornaments at that time. कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिलने वाले सामान के आधार पर अंदाज़ा लगा लेते थे कि हमें इस कंकाल के साथ आभूषण मिले हैं तो ज़रूरी है कि ये
किसी महिला का कंकाल होगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई क्योंकि पुराने समय में आदमी भी आभूषणों का उपयोग करते थे और उनके कंकालों के साथ भी बहुत सारे आभूषण मिलते थे, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सा महिला का कंकाल है, कौन सा पुरुष का कंकाल है। बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। इसलिए कंकाल के लिंग को पहचानने के लिए कि वो स्त्री है या पुरुष, बेहतर तरीका होगा कि हम उनकी हड्डियों की जांच करें। The hip or the pelvic area of a woman is generally larger to enable child bearing। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए जो उनकी कूल्हे की हड्डी होती है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि जो हिप एरिया होता है औरतों का वो ज़्यादा लार्ज होता है कंपैरेटिव टू मैन। तो ये मॉडर्न टेक्निक है कि आप बोन का स्ट्रक्चर पढ़ के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेक्स के, ये फीमेल की कब्र है या मेल की कब्र है। अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named Charak who wrote a book on the medicine known as Charak Samhita। 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसका मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। सी दिस, चरक संहिता, इसे लिखा है चरक ने। He stated that the human body has 360 bones. Later on, we found that the number is 206, maybe because he counted teeth, joints and cartilage। इनके अनुसार, यानी कि वैद्य चरक के अनुसार, मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, परंतु बाद में वैज्ञानिकों को पता पड़ा कि 206 ही हड्डियां हैं। तो इन्होंने ये गलती कैसे कर ली कि इन्होंने कहा कि 360 होती हैं, तो वो मिस्टेक इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने दांतों को भी गिन लिया था, हड्डियों के जोड़ यानी कि जॉइंट्स को भी काउंट कर लिया था और कार्टिलेज को भी गिन लिया था। इस वजह से इनकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा आ रही थी। और आज के टाइम में जब हमने काउंट किया तो हमने इन्हें काउंट नहीं किया, दांतों को, हड्डियों को, कार्टिलेज को काउंट नहीं किया, इसलिए हमारी एक्यूरेट बोन्स का नंबर निकल के आया जो कि है 206। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम। पुरातत्व वेदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मैनी एनिमल्स वर यूज्ड एज फूड। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशाने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग जानवरों को खाते होंगे। एग्जाम्पल, कैटल, बफेलो, गॉड, शीप एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको ढेर सारे नाम दिए हुए हैं कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण, मग, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सब की हड्डियां पाई गई हैं और उन पे दांतों के निशान है, यानी कि इन्हें लोग ज़रूर खाते होंगे। Fruits such as बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय के लोग आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ यानी कि ऐसे फलों को खाते होंगे जिनमें जूस होता है। Meanwhile, in China, some of the first evidence of writing in China dates back to around 3500 year ago। लगभग 3500 साल पहले चीन की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण हमें मिले हैं। These writing were on animal bones and called oracle bones। जो हमें चाइना से अवशेष मिले हैं वो ये देखिए, इन्हें ऑरेकल बोन्स कहा गया। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है और इनका इस्तेमाल भविष्यवाणी करने के लिए होता था, इसलिए इन्हें ऑरेकल बोन्स कहा गया। तो ये जानवरों की हड्डियां हैं और इन पर लिखा गया है। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। Kings got scribes to write caution on the bones like victory in battles, quality of harvest, birth of son, etc। राजा लिपिक यानी कि वो होते हैं स्क्राइब्स जो लिखते हैं, तो उनको बुलाता था और उनसे सवाल लिखवाता था जानवरों की हड्डियों पे कि क्या हम युद्ध में जीतेंगे, क्या इस साल फसलें अच्छी होंगी, क्या बारिश अच्छी होगी, क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह के क्वेश्चन लिखवाए जाते थे जानवरों की हड्डियों पे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है कि क्या हम युद्ध में जीतेंगे, क्या पुत्र की प्राप्ति होगी, इस तरह के क्वेश्चंस लिखवाए जाते थे। द बोन वर देन पुट इन द फायर एंड व्हेन दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट। इसके बाद इन्हें आग में डाल दिया जाता था इन हड्डियों को, जहाँ गर्मी की वजह से ये चटकने सी लगती थी और इनमें दरारें सी पड़ जाती थी। द फॉर्चून टेलर स्टडीज दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज एक्सपेक्टेड, दे समटाइम मेड मिस्टेक्स टू।
फिर जो भविष्यवक्ता थे, जब इन हड्डियों को आग में डाला, फिर ये चटक सी गई, इनमें दरारें पड़ गई। अब भविष्यवक्ता जो फॉर्चून टेलर थे, इन दरारों को बड़े ध्यान से देखते थे और उसके आधार पर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी भविष्यवाणियां गलत भी हो जाती थी। किंग्स लिव इन पैलेसेस इन सिटी, राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। They amassed to vast quantities of wealth, including large decorated bronze vessel. उनके पास बेशुमार दौलत इकट्ठा थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए यानी कि डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल, कांसे के बर्तन भी शामिल थे। However, they did not know the use of iron, लेकिन उन्हें लोहे का इस्तेमाल करना नहीं आता था, जबकि इंडिया में उस समय लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, क्योंकि हमें कब्रों के साथ कुछ लोहे के बर्तन या लोहे के औजार मिले हैं। Next, see question answer of this chapter. First is match the following. Sukta means well said. Chariots used in battle. सुक्त हमने पहले ही पता था, वो हाइम्स होती थी जो रिलीजियस थी और उनमें बड़ी बड़ी कोटेशंस होती थी, यानी कि उनका जो हिंदी में अनुवाद होता था वो था अच्छी तरह से कहा गया, वेल सेड। नेक्स्ट इज चैरियट्स यूज्ड इन बैटल, जो रथ थे उनका उपयोग किया जाता था युद्धों में। यज्ञ सैक्रिफाइस, यज्ञ में आहुति डाली जाती थी जानवरों की या गेहूं की, अनाज की, तो उसे सैक्रिफाइस कंसिडर किया जाता था। दासा स्लेव, दस्यु जो शब्द है वो दास या दासी को इंडिकेट करता है, और ये वो स्लेव्स होते थे, वह गुलाम होते थे जिन्हें बंदी बनाया जाता था युद्ध के समय। मेगालिथ स्टोन बुल्डर्स, मेगालिथ क्या है, महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें कब्रों के ऊपर रखा जाता था। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर डैश, डू व्हाटएवर वर्क देयर मास्टर वांटेड, गुलामों का उपयोग किया जाता था वो सभी कार्य करवाने में जो उनके मालिक चाहते थे। मेगालिथ्स आर फाउंड इन डैश, द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में हमें मेगालिथ्स यानी कि महापाषाण के अवशेष मिले हैं। स्टोन सर्कल्स और boulders on the surface were used to indicate that there were burial beneath, जो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, कई बार सर्कुलर शेप में लगाए जाते थे, वो ये इंडिकेट करते थे कि इसके नीचे कब्र है। पीपल एट इमाम गांव एट बार्ले, व्हीट, पीस, पल्सेस, राइस, मिलेट्स, फ्रूट्स एंड सीसम, ऑल्सो एनिमल फ्लैश एंड फ्रूट्स, जैसा कि हमने अभी देखा जो इमाम गांव थे वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें खाते थे। इन वॉट वे आर द बुक्स वी रीड टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा, आज के समय में जो हम किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कितनी डिफरेंट हैं। द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा बिकॉज द बुक वी यूज आर प्रिंटेड while ऋग्वेदा was recited and heard rather than read. द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। आज के समय में जो हम किताब पढ़ते हैं एक मेजर डिफरेंस तो ये है कि हम जो पढ़ते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में है, जबकि उस समय ऋग्वेदा जब लिखा गया होगा तो वो हाथ से, यानी कि वो मैन्युस्क्रिप्ट था, हाथ से लिखा गया था। दूसरी बात है उसे रिसाइट किया जाता था, यानी कि बार बार दोहराया जाता था, कंठस्थ किया जाता था, सुना जाता था और बोला जाता था, जबकि आज जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमें रिटन फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि हम जो पढ़ते हैं वो या तो इंग्लिश या हिंदी या किसी इजी लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, जबकि जो ऋग्वेदा था वो ओल्ड या वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था। What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences amongst those who were buried? आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जो ये दिखाता था कि उस समय भी समाज में बहुत डिफरेंसेस थे, लोगों के रहन सहन में, बहुत अमीर गरीब में किस तरीके से उन्हें दफनाया गया था, इसमें बहुत भिन्नता थी। इन ब्रह्मकरी आर्कोलॉजिस्ट फाउंड अ स्केलेटन बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स एंड वन विद ओनली अर्थन पॉट्स, क्योंकि उन्हें दो शवों को कंपेयर किया, एक जो उन्हें ब्रह्मगिरी में मिला था उसके साथ 33 गोल्ड बीड्स थे और कुछ कॉपर की बैंगल्स भी थी, कुछ शेल भी रखे थे, जबकि एक दूसरा मिला उसके साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे। इन वॉट वे डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दासा और दासी? आपको क्या लगता है राजा की जिंदगी और जो दास दासी थे उनकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी इन द फॉलोइंग मैनर। ये डिफरेंसेस हैं, पहला है राजा वॉज पावरफुल who used to rule while दासा और दासी are captured slave who used to serve their master। राजा तो बहुत ही पावरफुल सरदार होता था, लीडर होता था, वो युद्ध पे जाता था, वो उस राज्य पर शासन करता था, जबकि जो दास दासी थे
वो तो वो गुलाम थे जिन्हें युद्ध के दौरान जीता गया था, और जिसने जीता था अब वो उसकी आज्ञा मानते थे, अपने मास्टर की हर बात मानते थे। राजा कैन परफॉर्म सेक्रीफाइस वाइल दास और दासीज कुड नॉट। राजा तो यज्ञ करवा सकता था, लेकिन दास दासियों को यज्ञ करवाने की अनुमति नहीं थी, और यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की भी अनुमति नहीं थी। राजा वॉज अ फ्री मैन वाइल दास और दासीज हैव टू डू वॉट देयर मास्टर सेड। राजा अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारे परिवर्तन कर सकता था राज्य में, लेकिन जो दास दासी थे वो अपने मन का नहीं कर सकते थे, उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी पड़ती थी। So that was the end of chapter 4. Thanks for watching.